आज हम चेंज ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब चेंज ऑफ बेसिस आपने पहले यूज़ किया हुआ है, जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जाते थे, तो वो एक्चुअली चेंज ऑफ बेसिस होता था। आपके नंबर ऑफ बेसिस सेम रहता था, 3 आई, जे, के की बजाय आप आर, थीटा, फाई यूज़ करते थे, या अगर आप स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में जाते हैं या वाइस वर्सा। तो ये चेंज ऑफ बेसिस होता है। तो चेंज ऑफ बेसिस हम क्यों करते हैं? इसका मकसद हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना को आसान बनाने के लिए होता है। जो बेसिस हम चूज़ करते हैं सॉल्यूशन के लिए, वो डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम की सिमेट्री क्या है। अगर हमारे सिस्टम की सिमेट्री स्फेरिकल है, तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम में स्फेरिकल पोटेंशियल था, तो हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में सॉल्यूशन लिखा था। जो एक क्यूबिक पोटेंशियल हमने स्टडी किया था, उसमें हमने सॉल्यूशन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ही रहने दिया था। अ, तो जो हमारे इन जनरल क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स करते हैं, तो एक बेसिस में अगर हमारा कोई ऑपरेटर ए डायगोनल नहीं, तो उसकी आइगन वैल्यू फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर ऑपरेटर डायगोनल हो, तो आइगन वैल्यू फाइंड करना आसान होता है। तो इसलिए हम एक बेसिस से दूसरी बेसिस में जाते हैं। तो चेंज ऑफ बेसिस जो सा है, वो यूजुअली यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से हम लाते हैं। सपोज किया कि हमारे पास दो डिफरेंट बेसिस हैं, फाई और फाई प्राइम। तो फाई से फाई प्राइम में अगर मैंने जाना है, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं फाई प्राइम की आइडेंटिटी लगा दूँगी। ये फाई को मैंने लिखा है, इसके साथ ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी की जगह पे हमने फाई प्राइम वाली आइडेंटिटी लगा दी। तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, इसको हमने एक मैट्रिक्स यू एम एन कहा है। ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। आप ये चेक कर सकते हैं कि यू डैगर यू जोन सा है, वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। और यू को इधर नीचे इन्होंने एक्सपैंड करके भी लिखा है फॉर 3 डायमेंशनल केस, लेकिन ये n डायमेंशनल केस के लिए भी लिखा जा सकता है। और ये फाई कैट जोन सा है ना, वो एज इट इज़ आ गया है। तो यूँ हमने अनप्राइम्ड बेसिस को प्राइम्ड बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन इन जनरल आपको पता है, हमारा कोई भी वेक्टर जोन सा है, वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस लिखा जाता है। तो ये फिर हमें उसके कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैं किसी एक कंपोनेंट ऑफ स्टेट वेक्टर साई ले लेती हूँ। स्टेट वेक्टर साई का कंपोनेंट इन प्राइम्ड बेसिस जो होगा, वो ये होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस की, एंड आइडेंटिटी वाली जगह पे हमने फाइव बेसिस की आइडेंटिटी लिखी। तो ये साई का कंपोनेंट इन फाइव बेसिस आ गया। और ये जो चीज़ थी, इसको तो हमने अपना यूनिटरी मैट्रिक्स के एलिमेंट का नाम दिया था। ये मैट्रिक्स एलिमेंट होता है यूएमएन। इन मैट्रिक्स फॉर्म जब हम इसको लिखेंगे, तो ये चीज़ बताती है कि यूनिटरी मैट्रिक्स जब कैट साई पे एक्ट करता है, या ओल्ड कैट साई पे एक्ट करता है, तो वो एक नया कैट साई दे देता है। अगर मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग डुअल स्पेस में काम करूँगी, तो जो ब्रा स्टेट ओल्ड होगी, उसके ऊपर हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ यू ऑपरेटर लगेगा, तो वो नया साई स्टेट दे देगा। ऑपरेटर ए का मैट्रिक्स एलिमेंट जो कि ए एम एन होता था, इसको हम यू लिखते थे, फाई जो है सैंडविच बिटवीन सॉरी ए सैंडविच बिटवीन फाइव प्राइम बेसिस वेक्टर्स है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी जो सी है, दो जगहों पे इंट्रोड्यूस कराई, ये ए के राइट और लेफ्ट पे, और उसको हमने फाइव बेसिस में लिख दिया। तो ये जो सेंटर में एलिमेंट आ रहा है, ये ए जो सा सैंडविच बिटवीन फाइव बेसिस है, इसका ए का मैट्रिक्स एलिमेंट है। और ये जो दो चीज़ें, ये हमारे यू और यू डैगर आ गए हैं। तो यानी ऑपरेटर्स को अगर हमने ट्रांसफॉर्म करना होता है एक बेसिस से दूसरी बेसिस में, तो ये हमारा यू डैगर आता है। यानी ए को हमने सैंडविच कर दिया यू और यू डैगर में, या अदर वे अराउंड भी आप कर सकते हैं, न्यू से ओल्ड बेसिस में जा सकते हैं। यही चीज़ें जो सी थी, हमने पिछली दफ़ा भी पढ़ी थी। वहाँ पे आपके ये इक्वेशंस लिखी थी, लेकिन वहाँ पे प्राइम्ड और अनप्राइम्ड थे। यहाँ पे आपने साई, न्यू और ओल्ड करके ये लिखा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखा देती हूँ उसकी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की।
ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो हर्मिशियन कॉन्जुगेट अगर कोई ऑपरेटर है तो दोनों यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो हर्मिशियन कॉन्जुगेट रहता है। आइगन वैल्यू इक्वेशन हमारी जो सी है ना उसकी फॉर्म जो है वो भी प्रिजर्व रहती है आफ्टर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही एक्चुअली मैंने आपको बताया था, इसका एक मकसद भी है कि हम हमारा ऑपरेटर ए एक बेसिस में डायगोनल नहीं है लेकिन ए प्राइम में डायगोनल हो गया तो उसके एज जोन से ना या आइगन वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। आइगन वैल्यू फाइंड कर ली तो हम फिर आइगन वेक्टर्स इजीली फाइंड कर लेते हैं और आइगन वेक्टर्स फाइंड हो जाए तो इनवर्स यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हम फिर से साइज फाइंड कर लेते हैं। और हमारा कम्यूटेशन रिलेशन प्रिजर्व रहता है अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर कम्बिनेशन भी अपनी फॉर्म बरकरार रखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर अपनी फॉर्म बरकरार रखती है और प्रोडक्ट ऑफ कैट्स एंड ब्रास जो कि एक स्केलर प्रोडक्ट है वो अपनी फॉर्म प्रिजर्व रखती है। तो अगर स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म प्रिजर्व रखती है तो जो मैग्नीट्यूड होता है किसी स्केलर का, सॉरी किसी वेक्टर का, वो जो कि एक स्केलर प्रोडक्ट होती है वो भी अपनी फॉर्म प्रिजर्व रखता है। फंक्शंस जोन से होते हैं वो भी अपनी फॉर्म जोन से हैं वो अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व रखते हैं। तो इसलिए हम यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके चेंज ऑफ बेसिस करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जोन सी है वो ट्रेस को भी प्रिजर्व रखती है। ए प्राइम का ट्रेस अगर मैंने लिया तो वो यू डैगर का ट्रेस है, लेकिन यू डैगर को मैं साइक्लिकली यू डैगर को मूव करके इधर ला सकती हूँ तो ये यू डैगर यू आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये ट्रेस ऑफ ए के इक्वल है। तो ट्रेस जोन से है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहा है। और ये बेसिस वेक्टर से मिलके कोई ऑपरेटर बनेगा तो इसका अगर मैं ट्रेस लूँ तो वो इनकी स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल आता है। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर्स आपको पता है क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल है तो रिजल्ट क्रोनेकर डेल्टा आता है जो कि डेल्टा एम एन है। एम और एन सेम होंगे तो रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो अगर दो डिफरेंट बेसिस हम ले लें फाई और फाई प्राइम तो फिर उनका ट्रेस जोन सा है वो इनकी स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को यूज करते हुए अगर मैं आइगन वैल्यू ये थी मेरे पास ए 5 पे एक्ट कर रहा है और उसका आंसर ये ए आता था तो उसकी मैंने स्केलर प्रोडक्ट ले लिए तो ये मेरे पास मैट्रिक्स एलिमेंट ए एम एन आ गया लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मेरे पास ये डेल्टा एम एन और ए एन आ गया है। तो इसका अगर मैं ये ट्रेस लिया है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट लिया तो ये मेरे पास उसकी आइगन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है डेल्टा एम एन। और ट्रेस जोन सा हमारा है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है और डिटर्मिनेंट जोन सा है वो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट होता है। ये उस केस में अगर आपके मैट्रिक्स एलिमेंट जोन से है ना वो आपको पता है, सॉरी आपका ऑपरेटर ए जो सा है वो अगर डायगोनल हो उस केस में आप डिटर्मिनेंट को एज अ प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 एंड A3 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं कर दूं कि ट्रेस और डिटर्मिनेंट में रिलेशन आपको शायद थोड़ा सा नजर आ जाए। अगर मैं डिटर्मिनेंट का लॉग ले लूं, दोनों साइड्स पे लॉग ले लूं, लॉग ऑफ डिटर्मिनेंट ले लूं तो राइट साइड पे क्योंकि प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की सिंबल जो सी है ना पाई है, ये रख लें। तो ये log ऑफ A1 प्लस log ऑफ A2 प्लस log ऑफ A3 सो ऑन हो जाएगा। ये मैं ज़्यादा नहीं लिखती, यहीं तक लिखती हूँ, प्लस डॉट 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 आप कर लें। तो ये जो चीज़ है इसका अगर मैं एक्सपोनेंशियल दोनों साइड्स पे ले लूँ तो लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंशियल और लॉग तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये मेरे पास ऑपरेटर ए था तो इसका अगर मैं लॉग ले लूँ तो ये लॉग जो है ना इन एलिमेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रेस बन जाएगा इन एलिमेंट्स का। तो ये जो रिलेशन है ना, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये इधर लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम एज अ एक्सपोनेंशियल ऑफ ट्रेस लिख सकते हैं, लेकिन वो लॉग ऑफ ए का ट्रेस होगा, सिंपल ऑपरेटर ए का ट्रेस नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने का इजी मेथड ये है, अगर आपको ट्रेस पता है तो आप इधर से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा डिटर्मिनेंट आपको पता है कि अगर आप किसी ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके उसका डिटर्मिनेंट ले लें या डिटर्मिनेंट ले के बाद में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो रिजल्ट सेम आता है। और ट्रांसपोज जो हमारा रोज को कॉलम्स में चेंज करता है, ये डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं डालता, डिटर्मिनेंट सेम होता है ट्रांसपोज का और
ऑपरेटर का एज इट इज। और हर्मिशियन कॉन्जुगेट में क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसपोज का और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, तो एक्चुअली ये इफेक्टिवली डिटर्मिनेंट ऑफ ए के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को हम मैट्रिक्स नोटेशन में देख लेते हैं। ए कैट साई पे एक्ट कर रहा है, तो ये आइगन वैल्यू स्मॉल ए और कैट साई फिर से देता है, तो यहाँ पे और ये यहाँ पे हमने आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करा दी है अपनी बेसिस वाली। तो ये जो है ना, ये पहला वाला ये मैट्रिक्स एलिमेंट AMN बना रहा है, और ये हमारा है ये बेसिस की स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डेल्टा MN बना रही है। तो ये वैल्यूज इधर लगा दी, तो ये वाली स्केलर प्रोडक्ट फाई साई ये कॉमन है, तो ये हमने कॉमन ले ली, तो हमारे पास ये इस तरह की टर्म बच जाती है। तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट AMN माइनस डेल्टा A टाइम्स डेल्टा MN मल्टीप्लाइड बाय दिस कोफिशिएंट इक्वल टू 0। अब हम चाहते हैं कि हमारा साई तो नॉन जीरो होना, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है जो कि एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है, इसको जीरो होना चाहिए। इसको जीरो होने का मतलब है कि ये इसके इसके जो हैं डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग वो जीरो होने चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने जीरो रखा है, इसको एक्सपैंड करके लिखा है, तो ये फॉर्म बन जाती है। ये M और N को आप वैल्यू दे दें 1 से लेकर कैपिटल N तक ना, तो ये फॉर्म आपके पास आती है। इस इक्वेशन को ये जो एक्सपैंड करके लिखी है, या ये जो ऊपर सिंपलर फॉर्म में है डिटर्मिनेंट की, इसको हम सेकुलर या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। और इसमें A जौन सा है वो n टाइम्स आता है, तो हम कहते हैं कि A की n डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। ये nth ऑर्डर इक्वेशन है इन A, और ये A की जो जितनी भी वैल्यूज आएंगी ना वो हमारी आइगन वैल्यूज होंगी। वंस हम A आइगन वैल्यूज फाइंड कर लें तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी फाइंड कर लेंगे। और जो हैं ये कंपोनेंट्स जो से हैं इनके हम तमाम आइगन वेक्टर्स फाई 1 फाई 2 फाई n फाइंड कर लें जो कि इसके आइगन वेक्टर्स हैं, तो हम साई के कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ फाई फाइंड कर लेंगे, तो हमें साई वेक्टर भी मिल जाएगा जो कि हमारा आइगन वेक्टर होगा। अब अगर हमारे कुछ आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही हो तो हम कहते हैं कि हमारी आइगन वैल्यूज डीजेनरेट हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 डिफरेंट आइगन वेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग सेम आइगन वैल्यू, तो हम कहेंगे कि ये वाली आइगन वैल्यू 5 फोल्ड डीजेनरेट है। मैं हाइड्रोजन एटम की आपको एग्जांपल दे दूं कि उसमें एनर्जी लेवल 1 जो सा था E1, उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करती थी, तो इसलिए वो 2 फोल्ड डीजेनरेट था। लेकिन एनर्जी लेवल 2 जो E2 था, उसके कोरस्पॉन्डिंग 8 डिफरेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी, तो एनर्जी लेवल 2 जो सा था वो 8 फोल्ड डीजेनरेट होता है। अब ये जो मैं आपको डायगोनलाइज करने की बात करी थी, तो अगर हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी लगाएं कि जो हमारा कैपिटल A ऑपरेटर था वो इस तरह की फॉर्म में आ जाए जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सब जीरो हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये डायगोनलाइज हो गया। डायगोनलाइज फॉर्म में हमें आइगन वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान हो जाती है, और उसके आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करना आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए हम यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं ताकि हम डायगोनलाइज कर लें पहले ऑपरेटर को। तो ये जो चीज़ अभी हमने पढ़ी है इसको कॉरस्पॉन्डिंग जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपकी बुक में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, बल्कि आज के तमाम टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, आई थिंक 2.10 से लेकर 2.20 तक मैं आपको कहूँगी कि वो आप सारे सॉल्व करके देखें। फिर उसके अलावा जो कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ थ्योरम्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, तो कुछ इधर दिए हैं। लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे, एक तो ये वाला थ्योरम था ना, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, और उसके आइगन वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल बनाते हैं। और स्क्यू हर्मिशियन का भी इसी तरह से आ जाता था कि उसकी आइगन वैल्यूज प्योर इमेजिनरी या जीरो होती हैं। तो ये जो पहला दो है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज रियल हैं, ये बिल्कुल इसी के एग्जैक्ट फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ले सकते हैं। वहां पे आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं लेना, सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी कहते होते थे हम।
तो उसके आइगन वेक्टर्स भी जो से वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। और अगर एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जो कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के लिए होता है, उसकी आइगन वैल्यूज जो सी होंगी या तो इमेजिनरी होंगी या जीरो होंगी। और ये वाला भी हमने पहले पढ़ा था और इसका प्रूफ भी देखा था। आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1। और फिर अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यूज नॉन डीजेनरेट हैं, यानी रिपीट नहीं हो रही आइगन वैल्यूज, तो उसके आइगन वेक्टर्स जो है ना वो बेसिस बनाते हैं उसको। वो यानी आपकी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकते हैं, यानी कोई सा भी वेक्टर आपकी जो वेक्टर स्पेस में होगा उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये कंटिन्यूअस बेसिस की पहले हम जनरल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस बेसिस की दो एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग कंटिन्यूअस बेसिस बनती है। तो जनरल ट्रीटमेंट में हमारी जो कंटिन्यूअस बेसिस होंगी ना, डिनोट तो हम उनको कैट और ब्रा स्टेट से ही करेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें ये स्टेट काउंट नहीं हो सकती तो इसका एक सबस्क्रिप्ट के हमने लगा दिया। ये वेरिएबल है के इसका, और के और के प्राइम जो है ना कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो जब दो बेसिस वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो एक डेल्टा फंक्शन आएगा। लेकिन अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो हमारे पास डेल्टा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, इसको हम डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं, और ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डिराक डेल्टा फंक्शन का। और हमारी आइडेंटिटी जो कि डिस्क्रीट बेसिस में, आपको पता है हम समेशन का साइन लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास समेशन की बजाय इंटीग्रल का साइन आ गया। बाकी हमारे पास आइडेंटिटी वैसी ही रही है। अगर आप बेसिस की फॉर्म में अपनी स्टेट साई को लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करा दी और आइडेंटिटी को बेसिस की फॉर्म में लिख दिया। तो ये वाली जो स्टेट है, सॉरी ये स्केलर प्रोडक्ट जो सी है बेसिस की और स्टेट साई की, ये आपको पता है ना, ये कोफिशिएंट हमें देती है इन दोज बेसिस, और ये हमने अपनी स्टेट साई को लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस बेसिस की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि ये हमारी जो कंटिन्यूअस बेसिस है ना, ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर कैट स्टेट काई और ब्रा स्टेट काई को मल्टीप्लाई करें तो ये इंटीग्रल ई रेस्ट पर आयोटा वाली टर्म जो है ना डेल्टा फंक्शन में कैंसिल हो जाती है। तो ये आपके पास जो है ना ये इंटीग्रल ऑफ डी के आता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, जो कि इन्फिनिटी है। तो ये हमारी स्टेट स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो है ना ये हिल्बर्ट स्पेस को स्पैन कर रही है, इवन दो ये खुद हिल्बर्ट स्पेस का पार्ट नहीं है, लेकिन हिल्बर्ट स्पेस का कोई सा भी जो स्टेट होगी साई, वो उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो इसके कोफिशिएंट्स आते हैं वो फाइनाइट है और वो नॉर्मलाइज है, उनको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। डिराक डेल्टा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको कहूंगी कि आप प्लीज यूज उसको डिटेल से देख लें, उनका प्रूफ भी देख लें कि कैसे आता है। यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज हैं, बाकी अपेंडिक्स ए में दी हैं। डिराक डेल्टा फंक्शन जो है ना वो सिर्फ एक पॉइंट पे नॉन जीरो होता है, बाकी हर जगह पे वो जीरो होता है। और वो एक पॉइंट जहाँ पे नॉन जीरो है वो कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे ये जो ब्रैकेट में जो चीज है इसको जीरो के इक्वल रखते हैं, तो वहां पे वो नॉन जीरो होगा, बाकी हर जगह जीरो है। तो यानी डेल्टा एक्स जो है ना एक्स इज इक्वल टू जीरो पे नॉन जीरो है। अब क्योंकि ये एक्स सिर्फ एक पॉइंट पे नॉन जीरो है, तो इसलिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ किसी फंक्शन की, तो वो आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप यूं समझिए कि ये आपके पास सिर्फ एक ही जगह पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बाकी हर जगह पे एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा। तो इंटीग्रेशन सिर्फ उस जगह पे एग्जिस्ट करेगी, इंटीग्रेशन की जगह पे एक्चुअली आपके पास एक ही पॉइंट बचेगा समेशन में, क्योंकि बाकी हर जगह पे डेल्टा फंक्शन जीरो दे देगा। तो ये सिर्फ उस जगह पे एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट जीरो है। तो x माइनस एक्स नॉट को जीरो रखें तो वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे वैल्यू नॉन जीरो रह जाएगी, लेकिन इंटीग्रेशन तो खत्म होगी क्योंकि बाकी हर जगह इंटीग्रेशन वाले पॉइंट्स जीरो हो चुके हैं। तो इसलिए इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाती है अगर आपकी इंटीग्रेशन के अंदर डेल्टा फंक्शन हो। तो ये जो डेल्टा फंक्शन के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये सिर्फ उस जगह पे एग्जिस्ट करेगा जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट है, बाकी हर जगह जीरो होगा। और बिल्कुल इसी तरह जब आपके पास डेल्टा फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो रही है तो वो डिफरेंशिएशन एक्चुअली इसके साथ वाले फंक्शन को ट्रांसफर हो जाएगी और x इज इक्वल टू a पे सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा।
और डिराक डेल्टा फंक्शन जो है ये हमारा 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन है, तो इसको अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखूंगी तो ये एक्स वाई और जी डायरेक्शन में डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रोडक्ट है। अगर इसको मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखूंगी तो ये आर थीटा फाई, और ये साथ में ये इसके स्केल फैक्टर्स, इनको हम कहते हैं स्केल फैक्टर्स से इनको डिवाइड किया हुआ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के स्केल फैक्टर्स 1 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको 1 लिखा नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्केल फैक्टर्स हर जगह होते हैं। जैसे हमने डिस्क्रीट बेसिस में देखा था कि हमारा कैट स्टेट जो सी थी वो एक कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करती थी, इसी तरह कंटिन्यूस बेसिस में भी कैट स्टेट जो सी है वो कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करी है, लेकिन क्योंकि इसमें के जो है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही कंपोनेंट इधर एक्सप्रेस किया। और ब्रा स्टेट जो कि इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट है वो एक रो वेक्टर होगा, और यहाँ पे ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है ना वो उसके कोफिशिएंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। और ऑपरेटर्स जो से होंगे वो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, लेकिन उस ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसका सिर्फ एक एलिमेंट लिखा है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट है ए के प्राइम के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यानी कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम डिस्क्रीट बेसिस से ही उसी तरह डिड्यूस कर सकते हैं। कॉलम, रो और स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना वो हमारी कैट, ब्रा और ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब पोजीशन बेसिस की एग्जांपल हम देख लेते हैं। पोजीशन ऑपरेटर को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है और स्मॉल आर हमारी पोजीशन बेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ऑपरेटर आर पोजीशन बेसिस पे एक्ट करता है तो ये पोजीशन की आइगन वैल्यू दे देता है और स्टेट आर एज इट इज आ जाती है। और पोजीशन बेसिस जो जब दो डिफरेंट बेसिस को मल्टीप्लाई करें तो डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा आर और आर प्राइम का, जो कि कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। आइडेंटिटी हमारी इन पोजीशन बेसिस ये होगी। अब आर के ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ऑल वॉल्यूम के ऊपर, क्योंकि ये एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन में है हमारा आर। और 3 डायमेंशनल जो डेल्टा फंक्शन होगा वो इस तरह की फॉर्म का होगा। इसमें ये जो एक्सपोनेंशियल है ये के एक्स टाइम्स एक्स माइनस एक्स प्राइम हो जाएगा, के वाई टाइम्स वाई माइनस वाई प्राइम, और के जी टाइम्स जी माइनस जी प्राइम हो जाएगा, और फिर इनका सम है। और अगर मैं किसी भी स्टेट को एज अ एक्सप्रेस करना चाहूँ एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, तो ये मैंने आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करा दी है यहाँ पे, आइडेंटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेसिस। तो ये हमारा ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसको हम साई आर करके लिखते थे, और ये हमारे पास स्टेट आर जो सी है एज इट इज आ जाएगी। तो आपको याद है ये जो स्टेट साई आर थी इसको हम अपना वेव फंक्शन कहा करते थे, और इसके इस वेव फंक्शन का जो स्क्वायर होता था वो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम देता था, तो इसको अगर मैंने प्रोबेबिलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिस्टम इन वॉल्यूम D3R। और दो डिफरेंट स्टेट्स साई और फाई की जो स्केलर प्रोडक्ट होगी वो कैसे हासिल करेंगे, ये आर को इंट्रोड्यूस करा दिया तो सॉरी आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस किया तो ये जो चीज़ है ये 5 स्टार बन जाएगा और ये साई बन जाएगा। तो ये हमारी स्केलर प्रोडक्ट फॉर वेव फंक्शन ये होती थी 5 स्टार साई। और क्योंकि आर जो हमारी पोजीशन बेसिस हैं वो ऑपरेटर आर के आइगन फंक्शंस हैं, तो उसकी nth ऑपरेटर की nth वैल्यू भी जो सी होगी ना ये भी हमारे पोजीशन बेसिस के को आइगन फंक्शन बनाएगी, लेकिन यहाँ पे जो आइगन वैल्यू होगी वो पोजीशन की nth पावर आएगी और साथ में डिराक डेल्टा फंक्शन। और आप ये इस रिलेशन से देख सकते हैं कि हमारा पोजीशन ऑपरेटर जो सा है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब जो जो चीज़ें हमने पोजीशन बेसिस के लिए की थी उसी तरह की चीज़ें हम मोमेंटम बेसिस के लिए भी कर सकते हैं। कैपिटल पी से हम मोमेंटम ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल पी जो है वो हमारे मोमेंटम बेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मोमेंटम ऑपरेटर मोमेंटम बेसिस पे एक्ट करता है तो ये आइगन वैल्यू ऑफ मोमेंटम देता है। और जो आइडेंटिटी है वो मोमेंटम ऑपरेटर की फॉर्म में ये दी हुई। और जब दो डिफरेंट मोमेंटम बेसिस की स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो डेल्टा फंक्शन आ जाएगा, वो मोमेंटम बेसिस में होगा। अगर मैं कोई सी भी स्टेट कैट साई को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम बेसिस लिखना चाहूँ तो मैंने आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करा दी, और ये जो है वो
हमारा साई ऑफ पी बन जाएगा। इसको हम कहते हैं मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, और इसका जो स्क्वायर होगा उसको जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की? फाइंडिंग द सिस्टम इन मोमेंटम इन द वॉल्यूम d3p। तो ये मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम है, और प्रोबेबिलिटी भी हम मोमेंटम की फाइंड कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट जो मोमेंटम स्पेस में होगी वो यही 5 स्टार ऑफ पी एंड साई ऑफ पी हो जाएगा। और क्योंकि हमारी पोजीशन सॉरी मोमेंटम बेसिस जो सी है वो मोमेंटम ऑपरेटर की आइगन वैल्यू आइगन फंक्शंस हैं या आइगन स्टेट्स हैं, तो उसकी nth पावर भी जो सी है ना, पी की nth पावर भी जो सी है वो भी आइगन वैल्यू देगी हमें। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम की nth पावर आ जाएगी मोमेंटम की वैल्यू की। अब हमने एक पोजीशन और मोमेंटम बेसिस को देख लिया, तो अगर मैंने पोजीशन बेसिस में स्टेट साई लिखी है तो मैं यहाँ पे मोमेंटम की आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करा के तो मैं अपनी स्टेट को मोमेंटम बेसिस की फॉर्म में लिख सकती हूँ। और ये जो आपका है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन बेसिस है, आपको पता है ये एक डेल्टा फंक्शन की तरह की चीज होगी जिसमें ई रेज़ टू पावर आयोटा के माइनस सॉरी के माइनस पी आएगा और एक्स एज इट इज आ जाएगा, या पोजीशन एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा साई ऑफ पी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम मोमेंटम स्पेस से पोजीशन स्पेस में भी जा सकते हैं। तो एक बेसिस से हम दूसरी बेसिस में इजीली चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग के हमारी स्टेट्स कौन सी हैं, हम पोजीशन बेसिस में काम करना चाहते हैं या मोमेंटम बेसिस में। पिछले जितने भी चैप्टर हमने किए उसमें हम अक्सर मोमेंटम बेसिस में ही चीज़ें सॉरी पोजीशन बेसिस में काम कर रहे थे, क्योंकि पोजीशन बेसिस हम पोजीशन स्पेस में रहते हैं, वॉल्यूम में हमें काम करना ज़्यादा फिजिकली अंडरस्टैंडेबल लगता है। लेकिन समटाइम्स मोमेंटम बेसिस में चीज़ें सॉल्व करना क्वांटम मैकेनिक्स में आसान होता है।